नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मोदी और शाह की केंद्रीय एजेंसी ईडी के बीच की लड़ाई अब कुछ इसी तर्ज पर शुरू हो गई है। दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर करके कहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जांच में बाधा डाली, फाइलें उठाकर ले गई, जिस तरह से जांच वाली जगह पर, छापे वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। और सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कल इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। ईडी की याचिका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ईडी का पक्ष रख सकते हैं अगर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस कल तैयार होते हैं तो। लेकिन उससे पहले बीते कल यानी शनिवार को ममता बनर्जी की तरफ से कैविएट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ईडी की याचिका पर सुनवाई और फैसले से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट सुने, क्योंकि ईडी ने राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर छापेमारी की। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करने की एक कोशिश है और यह गलत रवैया है और किसी भी सूरत में ईडी के इस रवैये को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ईडी का सामना एक ऐसे लीडर से या ऐसी मुख्यमंत्री से या अपोजिशन की एक ऐसी लीडर से हो रहा है जो सड़क से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईडी से लड़ने भिड़ने को तैयार है। और यही वजह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से परसों शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट का पहले दरवाजा खटखटाया गया, गुरुवार को छापा मारा गया था, वो आपको पता होगा। और कोलकाता हाईकोर्ट में इतनी भीड़ हो गई वकीलों की दोनों पक्षों की तरफ से, और इतनी भीड़ हो गई कि कोलकाता हाईकोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष, जिनकी अदालत में सुनवाई होनी थी, उन्होंने इस मामले को टाल दिया 14 तारीख को। उन्होंने कुछ देर के लिए कहा कि आप लोग जो पक्षकार हैं वो रहे, बाकी लोग बाहर चले जाएं, लेकिन अंदर ही वकीलों में धक्का मुक्की, मारपीट, तू मैं की नौबत हो गई और जो जस्टिस थी वो कोर्ट रूम से बाहर चली, सुनवाई नहीं हो सकी। अब ईडी को लगा कि कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई में 14 तारीख यानी 4 दिन का गैप, तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रुख होता है, जिस बेंच में सुनवाई होती है उसका क्या रुख होता है, ये तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन इस बीच कोलकाता में क्या हो रहा है? कोलकाता के 2 थानों में ममता बनर्जी की तरफ से ईडी के अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से जो छापेमारी की गई ईडी के अधिकारियों के साथ, जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान होते, उस छापेमारी को लेकर 2 एफआईआर दर्ज कराई गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से 2 अलग अलग थानों। एक वो थाना जहां आईपैक का दफ्तर था, एक वो थाना जहां प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं, जहां उनका अपार्टमेंट था, जहां वो रहते थे। अब वहां ये हो रहा है, ईडी में क्यों बेचैनी है? वहां ये हो रहा है कि कोलकाता पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की कि ईडी के कौन कौन अधिकारी वहां गए थे छापे में, उनकी पहचान की जा रही है। जो खबर देख रहा हूं मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है कि ममता बनर्जी की तरफ से एफआईआर के बाद बंगाल में चूंकि पुलिस भी उनकी है, तो कोलकाता पुलिस 8 जनवरी की छापेमारी में शामिल ईडी अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस की तरफ से आईपैक के दफ्तर और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है ताकि छापे मारने के लिए गए जो अधिकारी थे उनकी पहचान हो सके। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस फुटेज के आधार पर हम ये भी जांच करेंगे कि कोलकाता साउथ के डीसीपी के साथ कथित तौर पर किन लोगों ने धक्का मुक्की की। ये आरोप लगाया गया कि जब ममता बनर्जी चूंकि लाल लश्कर के साथ पहुंच गई थी, पहले पुलिस पहुंची, वहां कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पहुंचे, जब पता चला कि ईडी छापेमारी कर रही है। और आईपैक, बार बार हम बता चुके हैं, आईपैक वो कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में उनकी सलाहकार की भूमिका निभाती है। और प्रतीक जैन के बारे में कहा जाता है वो जो टीएमसी का आईटी सेल है उसके भी मुखिया है। तो पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पहुंचे, फिर उसके बाद ममता बनर्जी भी पहुंची और राज्य के डीजीपी राजीव कुमार भी पहुंचे और बहुत सारे आला अधिकारी पहुंच गए। और क्या कुछ हुआ, तस्वीरें आपने देखी होगी कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक ब्लू रंग की फाइल फोल्डर लेकर ममता बनर्जी निकली, बहुत सारे जो अधिकारी गए थे ममता बनर्जी के साथ, पुलिस के अधिकारी, उन्होंने बहुत सारी फाइलें ईडी अधिकारियों से ले ली, लेकर जो सरकारी गाड़ियां थी उन्हें ला दी और वहां से चले। तो ईडी के अधिकारियों का कहना है कि जो सबूत थे, डिजिटल एविडेंस थे, जो कोयला चोरी में, कोयला तस्करी से जो पैसे कमाए गए थे, हवाला रैकेट के जरिए जो पैसे
भेजे गए थे 2021-22 में आईपैक को, उसका मनी ट्रेल और जो उससे जुड़ी फाइलें थी वो हम तलाश करने गए थे, उसकी जांच कर रहे थे, और वो फाइलें सारी ममता बनर्जी या जो भी उनके साथ थे उन लोग ले गए। लेकिन उस दिन जब पुलिस वाले पहुंचे, ये ईडी का कहना, पुलिस वाले पहुंचे, अब कहा जा रहा है, पुलिस का कहना है, कोलकाता पुलिस का, कि कोलकाता पुलिस के डीसीपी के साथ वहां हाथापाई ईडी के अधिकारियों ने, या जो भी ईडी के अधिकारियों के साथ सुरक्षा बल के लोग थे उन्होंने की, और इसकी जांच अब कोलकाता पुलिस कर रही। मतलब ईडी के अधिकारियों की मुसीबत में वहां बढ़ने वाली। और बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आप जानते हैं, लड़ने भिड़ने पर ममता बनर्जी आती है तो उसी टकराव की का अंदेशा है ईडी के अधिकारियों को। इसमें कहा जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। मतलब फुटेज पहले जब्त कर लिया, जबकि ईडी के अधिकारी चाहते थे वो फुटेज उन्हें मिले, लेकिन कोलकाता पुलिस ने पहले जब्त कर लिया। खबर के मुताबिक एक थाने की पुलिस की तरफ से प्रतीक जैन के अपार्टमेंट के गार्ड से लेकर मैनेजर के साथ साथ प्रतीक जैन और उनके परिवार के बयान दर्ज किए जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा, मतलब कि कौन अधिकारी आया, कैसे आया, कौन फाइल ले गया। दूसरे थाने की पुलिस सॉल्ट लेक इलाके में आईपैक के अधिकारी, आईपैक के कर्मचारी, स्टाफ, क्योंकि वहां भी छापे मारे गए थे, उनके बयान दर्ज करेगी। फिर छापे में शामिल ईडी के अधिकारियों की पहचान करके उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा जाएगा, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस कह रही है, कोलकाता पुलिस, कि सारी जांच कायदे कानून के हिसाब से हो। अब ईडी के अधिकारियों में बेचैनी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जांच के आदेश, या सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया, या हाईकोर्ट ने दखल नहीं दिया, देर हुई, तो कहीं कोलकाता पुलिस ओवर एक्टिव होकर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके, आइडेंटिफाई करके, अभी अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज है, उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले, तो ये एक तरह से सीधे सीधे टकराव का मामला है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, तू डाल डाल मैं पात पात। मतलब ईडी ने जिस तरह से छापे मारी, और ईडी बीते 11 साल से ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से बीते 11 सालों में जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, जिस तरह से विपक्षी शासित राज्यों में टारगेटेड ढंग से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए गए, शिकंजा कसा गया हर चुनाव के पहले, चाहे झारखंड चुनाव हो, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा इस्तीफा देकर, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, जहां भी चुनाव होता है वहां केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होती है, चाहे राजस्थान चुनाव 2023 का। और यही ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव के ठीक 3 महीने पहले 2020-21 के मामले में 5 साल बाद ईडी अचानक सक्रिय होकर फाइल, कोयला तस्करी के ट्रेल, मनी ट्रेल या उससे जुड़ी फाइल तलाश करने उस कंसल्टेंसी फर्म के दफ्तर और उसके डायरेक्टर के घर जाती है, जो टीएमसी के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने से लेकर गाने, जिंगल, जो भी उनकी चुनावी रणनीति बनाने से लेकर हर तरह की चुनावी जो बिसात बिछाई जाती है, उसमें मुख्य भूमिका आईपैक की होती है। ममता बनर्जी ने तो कहा, हमारे उम्मीदवारों का नाम, हमसे, हमारी पार्टी से जुड़े दस्तावेज, वो सब ईडी जब्त करने के इरादे से आई थी, कुछ जब्त करके ले भी गई, ऐसा उन लोगों का, टीएमसी के नेताओं का कहना है। तो कुल मिलाकर देखें, टकराव उस दिशा में जा रही है जो आज तक, जैसी खबर, जो घटना आज तक हमने ऐसी देखी नहीं। ईडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोयला तस्करों का एक सिंडिकेट, जो करोड़ों की अवैध कमाई जिसने की थी, और मनी, उस सिंडिकेट की करोड़ों की कमाई में से 20 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आईपैक तक पहुंचे थे, और आईपैक की गोवा यूनिट के पास गए थे जब 2021-22 में आईपैक गोवा के प्रभारी के तौर पर प्रतीक जैन थे, जो मौजूदा डायरेक्टर है, और गोवा में टीएमसी चूंकि चुनाव लड़ रही थी, इसलिए उनको फंड किया गया था, और कई लेवल से गुजरते हुए 5-6 लोगों के जरिए हवाला का काम ऐसे ही होते, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथों को दिया। ईडी का कहना है इस तरह से आईपैक तक पैसा पहुंचा था 20 करोड़, और उसी मनी ट्रेल के लिए, और वो पैसा कोयले की चोरी से कमाया गया था, जो पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न कोलफील्ड लीज होल्ड एरिया में कोयले की तस्करी हुई थी या कोयले की चोरी हुई थी, उससे ये कमाया गया। अब सवाल ये उठता है, जो टीएमसी के अधिकारी कर रहे हैं, ये माफ करें, टीएमसी के नेता कर रहे हैं, वह 2021 में तो प्रशांत किशोर आईपैक के चेहरे थे, आईपैक के सर्वे सर्वा थे, डायरेक्टर थे। आज 3 डायरेक्टर हैं, तब प्रशांत किशोर भी डायरेक्टर थे, बाद में उन्होंने 2022 में छोड़ दिया जब उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन 2021 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की चुनावी कमान प्रशांत किशोर ने संभाली थी। प्रशांत किशोर ही सब कुछ थे, ऑल इन ऑल प्रशांत किशोर थे। तब प्रशांत किशोर के वक्त अगर ये मामला दर्ज हुआ, और तब अगर हवाला के जरिए टीएमसी की
कंसल्टेंसी फर्म, टीएमसी के लिए काम करने वाली संस्था आईपैक को अगर पैसे गए तो 5 साल बाद अगर केंद्रीय एजेंसियां ऐसे अचानक पहुंचती है तो इसका मतलब क्या? प्रशांत किशोर तो 3 साल से बिहार में बैठे रहे, उनसे तो कोई पूछने नहीं गया। ये टीएमसी के लीडर्स कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में मदद की, बीजेपी की, विपक्ष के वोट बटे और इसलिए प्रशांत किशोर पर मेहरबान केंद्रीय एजेंसियां रही। और यहाँ प्रशांत किशोर के वक्त का जो अगर ये हवाला के जरिए पैसा पहुंचा तो उसकी जांच अब हो रही है, जब प्रतीक जैन डायरेक्टर ये टीएमसी के नेता का। अब ममता बनर्जी का ये तेवर बहुत कुछ कहता है। आपने देखा होगा जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पहुंची। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर दो पक्ष है, एक की इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष शासित राज्यों में छापा मारना, दूसरा पक्ष ये है कि मुख्यमंत्री को क्या वहां जाना चाहिए था, उस तरह से जांच में व्यवधान करना चाहिए था। तीसरा फिर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है कि जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं हुआ, एजेंसियां ऐसे काम कर रही है तो कोई करे क्या। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के गेम सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच हो और जो ममता बनर्जी का रवैया है, जिस तरह से वहां से जानबूझकर जांच में बाधा दी गई, स्टेट मशीनरी ने जिस तरह से वह हंगामा किया या फाइलें उठाकर ले गए, फाइल चोरी की गए, तमाम बातें ईडी की तरफ से अपने पिटीशन में पहले जो हाईकोर्ट में हो उसमें भी कहा गया। अब ममता बनर्जी का रवैया और तेवर और सख्त है। अभिषेक बनर्जी का एक बयान देख रहा था जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अगर सोचती है कि ईडी है, इलेक्शन कमीशन ईडी है, इससे हमें रोक लेगा तो गलतफहमी है। हम भले ही मर जाएं लेकिन दिल्ली के सामने झुकने वाले नहीं है। और यही तेवर ममता बनर्जी है। ममता को भी पता है 3 महीने बाद चुनाव है, अगर अभी से तने नहीं तो आगे पता नहीं क्या होगा। और ममता बनर्जी ने ऐसा लग रहा है जैसे इसे ही ईडी की छापेमारी को, केंद्र सरकार की मंशा को इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा ऐसे बनाया कि जब परसों ममता बनर्जी सड़क पर निकली थी, जिस दिन दिल्ली में टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के सांसद दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे गृह मंत्रालय के बाहर, वहां सड़क पर जब कोलकाता में निकली और 2 घंटे 1.5 घंटे तक सड़क पर मार्च करने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में जिस तरह से उन्होंने अमित शाह को घेरा, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह से बयान दिया ममता बनर्जी ने, जो दावा किया कि हमारे पास एक ऐसा पेन ड्राइव है जिसमें शुभेंदु अधिकारी के जरिए कोयला तस्करी का पैसा अमित शाह को जाता है, ये मेरे पास है, अगर तुमने लक्ष्मण रेखा लांघी तो मैं भंडाफोड़ कर दूं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। हालांकि उस मामले में भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ममता बनर्जी को मानहानि का नोटिस दिया गया कि 72 घंटे में आप अपनी बात जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत दीजिए, वरना हम क्रिमिनल डिफेमेशन करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का वो बयान, वो कहना, वो तेवर, वो आक्रामकता बहुत मायने रखता है कि ये लड़ाई, इसलिए मैंने कहा ये लड़ाई अगले 3 महीने तक सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक में लड़ी जाएगी। और ममता बनर्जी किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ वो बयान जो ममता बनर्जी का था वो जरूर सुन। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, या ऐसा दावा कर दिया, सनसनीखेज दावा कि हमारे पास कोई पेन ड्राइव है। अब शुभेंदु अधिकारी ने जो मानहानि का नोटिस ममता बनर्जी को इस बयान की वजह से दिया, उसका जवाब ममता क्या देती है, ममता बनर्जी की तरफ से जवाब आता है या नहीं, ये तो अगले 2 दिन में पता चलेगा जब 72 घंटे की मियाद पूरी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है ये बहुत मायने रखता है।
प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट इस पर ऐतराज जरूर कर सकता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जांच के दौरान उस तरह से क्यों पहुंची। सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उनके साथ अधिकारियों का अमला वहां जाकर और उस तरह से हंगामा करना या उस तरह से जांच में व्यवधान करके फाइलें ले जाना, इस पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐतराज जताए। लेकिन सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा, कल वो भी देखना होगा कि सरकार का, पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कैसे पक्ष रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करता है। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, ईडी की तरफ से याचिका में कहा जा रहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई अब जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है कि नहीं, वो तो कल पता चलेगा। लेकिन सीबीआई भी तो केंद्र की एजेंसी है, जैसे ईडी है वैसे सीबीआई है, वैसे इनकम टैक्स है, सबका मालिक एक है। सीबीआई जांच करेगी तो वही करेगी जो ईडी चाहती है, सीबीआई वही जांच करेगी जो अमित शाह और मोदी चाहते हैं, सीबीआई वही जांच करेगी, उसी तरह से जांच करेगी जो ममता बनर्जी के खिलाफ हो। सबकी डोर, सबकी कमान एक जगह है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है? और दूसरी बात, ममता बनर्जी की पुलिस जिस तरह से उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच की दिशा में बढ़ रही है, क्या ये टकराव किसी और तरफ जाता है? पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है उन्हें भी बीजेपी नेताओं ने, उन्हें भी चिट्ठी लिखी है, बीजेपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि एक संवैधानिक संकट का भी मसला हो सकता है। क्या ममता बनर्जी के खिलाफ मोदी और शाह कोई बड़ा फैसला लेने की भी सोच सकते हैं? ये भी देखने की बात होगी। तो अगर ममता बनर्जी के तेवर को देखें तो उससे ये तो साफ है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ईसी, ईडी और मोदी और शाह की जो टैक्टिस है उसको निशाना बनाकर, उसको टारगेट करके ममता बनर्जी बनाने वाली। कल ममता बनर्जी ने 2 पन्ने की एक चिट्ठी भी लिखी है इलेक्शन कमीशन को भी, 2 पन्ने की है, 3 पन्ने इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी। और लगातार ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगा रही है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन टारगेटेड ढंग से एसआईआर करके बहुत सारे लोगों के नाम हटाए छोड़े जा रहे। ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी कल ज्ञानेश कुमार को, उसमें 3 पन्ने की चिट्ठी है। उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चल रहे विशेष गहन परीक्षण के दौरान साधारण नागरिकों को लगातार परेशान करने के तरीके से मैं स्तब्ध और व्यथित हूं। अंग्रेजी में उसका हिंदी बता रहा हूं। सुनवाई की प्रक्रिया अब ज्यादातर मशीनी हो गई, पूरी तरह से तकनीकी डेटा पर आधारित है। इसमें मन की लगन, संवेदनशीलता और ह्यूमन टच की पूरी तरह से कमी है। यह चौंकाने वाला है कि एक ऐसी एक्सरसाइज हो रही है जो जिसमें 77 मौतें हो चुकी हैं, 4 लोग आत्महत्या के प्रयास कर चुके हैं, 17 लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। यह सब डर, धमकी, डराने, धमकाने और इसी द्वारा बिना योजना के लिए किए गए अभ्यास के कारण हो रहा है। और बहुत कुछ आरोप लगाया कि भी पता चलता है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो वास्तव में पूरी तरह से इलॉजिकल है, केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनिंदा रूप से निशाना बनाई जा रही है, इसमें पॉलिटिकल बायस है, पक्षपात है। ये सीधे आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह परेशान करने वाला पैटर्न है, जिससे पता चलता है कि राजनीतिक पक्षपात और एक संवैधानिक संस्था द्वारा तानाशाहीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्था के रूप में काम करने वाली ईसी इलेक्शन कमीशन से जिसकी उम्मीद नहीं है। ईसीआई ऐसे स्तर पर उतर आई जो समझ से परे है, लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंताजनक है। साथ में आखिर में ये भी लिखा है कि मुझे पता है कि आप जवाब नहीं देंगे या स्पष्टीकरण नहीं देंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपको बताऊं। मतलब लिखा है, दो आई नो यू वॉन्ट रिप्लाई और क्लैरिफाई बट इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू ऑफ द डिटेल्स। और ममता बनर्जी के दस्तखत है। तो ममता बनर्जी ईसी और ईडी से टकराने के लिए अब उन्होंने एक तरह से अपना आखिरी दाव चल दिया है चुनाव के पहले। अब देखना है, आप जानते हैं बंगाल का चुनाव बहुत मायने रखता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगाकर, माहौल तो ऐसा बना कि सारे चैनलों पर जैसे बीजेपी की सरकार बनने वाली पश्चिम बंगाल में ममता को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी 77 पर अटकी थी। और उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी दीदी और दीदी करके चुनाव प्रचार कर रहे थे। कोविड की वजह से मौतें हो रही थी और प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे। बाद में आखिरी दौर में शायद चुनाव आयोग के ऐतराज के बाद प्रधानमंत्री की वैसी सभा स्थगित हुई। लेकिन इस बार फिर चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। बीजेपी का एजेंडा हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक रंग देने के अलावा बीजेपी का कोई एजेंडा पश्चिम बंगाल में होगा नहीं। क्या वो एजेंडा और उसका काउंटर ममता बनर्जी इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों से लड़कर या चुनाव आयोग से लड़कर, या ममता बनर्जी ने जो बहुत तरह की स्कीम महिलाओं को लेकर पिछले सालों में और उसके पहले भी जो लागू की है, क्या उसका असर होगा? बहुत सारी चीजें पश्चिम बंगाल में देखने को अगले 2-3 महीने में मिलेगी। लेकिन ये भी सही है
कि पहली बार, या कहें तो पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी फाइटर मुख्यमंत्री बीजेपी के सामने अड़ी है, खड़ी है और चट्टान की तरह लड़ने भिड़ने को तैयार है। पिछली बार भी लड़ी थी 2021 में, और तब ममता बनर्जी ने अपने रिकॉर्ड को तोड़कर 2010 का आंकड़ा पार कर लिया था, 2011 का। और अब ममता बनर्जी इस बार इस लड़ाई को किस दिशा में ले जा रही हैं, इसका ट्रेलर दिखने लगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।